फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को कराएंगे हिंदी व्याकरण के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग आते ही हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में इनका हम विस्तार भी करेंगे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा नहीं है? ओ जो है हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। जो आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ, ये शब्द हैं कैसे हमारे दीर्घ स्वर हैं, लेकिन जो ओ होता है दीर्घ स्वर नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। और अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखना है, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और अगला क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि ई, बड़ी, चा, छा, जा, जा आदि का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? तालव्य से होता है। आप लोग याद रखना किसका? ई, बड़ी ई, चा, छा, जा। आप लोग जब पढ़ोगे तो खुद पता चलेगा कि तालव्य हैं, क्योंकि इसमें तालव्य का ही पूरा काम होता है। और अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ी ई जो है एक दीर्घ स्वर नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन? फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, या, रा, ला और वा, ये कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें कौन सा दिया है? हमारा विकल्प नंबर सी, वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। कितनी लिपियां आप लोग याद रखना? हिंदी भाषा में 52 लिपियां हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। कौन से होते हैं? सा, सा, हा, ये कैसे हमारे ऊष्म व्यंजन है। आप लोग याद रखना कि सा और हा कैसे हैं हमारे ऊष्म व्यंजन है। तीनों सा और हा भी है साथ में ऊष्म व्यंजन। और अगला क्वेश्चन है कि या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ये कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। अभी हमने बताया कि या, रा, ला और वा, मतलब नहीं, सा और सा और हा, ये कैसे हैं? ये हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित जो जाए तो क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अनुस्वर किसका कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अनुस्वर होता है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है कि ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए, ऐ ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वह छोटे छोटा ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं वर्ण जिसके टुकड़े नहीं कह सकते। और अगला क्वेश्चन है कि जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम दंत। आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। किस शब्द से? प्रयोग से है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। किसमें? जो ऊर्जस्वी है इसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, बाद बाकी सभी में है। आप लोग देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। उन प्रत्ययों को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और अगला क्वेश्चन है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं हम संयुक्त सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मेल से बनती है। और अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची, कौन सा? दैवीय जो है संबंधवाची है। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के जिस रूप से
निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काल। और अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा नहीं है, सघोष जो होता है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, किस अव्यय का भेद, ये समुच्चय बोधक का है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, आप लोग देख सकते हो कि जो विदुर है, विदुर कैसा है, पुल्लिंग है। और दीमक लगती है रात अच्छी है, वर्षा होती विदुर अच्छा है, विदुर अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग पूरा सेंटेंस बना के देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और योजकों द्वारा जुड़े गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से जुड़ा हो। और अगला क्वेश्चन है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती और ना व्यंजन में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अयोग्यवाद, जिनकी गणना स्वर और व्यंजन किसी में नहीं की जाती है। और अगला क्वेश्चन है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये बनती 5 प्रकार के शब्दों से। और अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 25। और अगला क्वेश्चन है कि स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है, अभी हमने बताया था इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में सभी आधि समय लगता है, किसमें लगता है, प्लुप्त में सभी आधि समय लगता है। और अगला क्वेश्चन है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य, किसका, झा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, शब्द को है भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। और अगला क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के 4 चरणों में, 16 मात्राएं होती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं छंद, 3 प्रकार के होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है, सवया, सवया जो है मात्रिक छंद है। और अगला क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यति। और जो लय होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गति। और अगला क्वेश्चन है कि छप्पा किस प्रकार का छंद है, किस प्रकार का छंद है, विषम प्रकार का छंद है। और अगला क्वेश्चन है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, किसका, कुंडलियों का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द एक जैसा होता है, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं समास। और अगला क्वेश्चन है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, कितने भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। और अगला क्वेश्चन है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया। और अगला क्वेश्चन हमारे विशेष क्या है, तो उत्तर है इसका जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विशेष। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, कितने सर्वनाम हिंदी में है, 11, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार देशवाचक जो होता है संज्ञा का प्रकार नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
विश लिस्ट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? कौन सा रूढ़ नहीं है? विज्ञान जो है रूढ़ नहीं है, बाद बाकी सभी रूढ़ हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश होते हैं 2 प्रकार के। आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? फारसी नहीं है। कौन सा नहीं फारसी? जो हक है वो फारसी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है फ्रेंड? प्रति जो लगा है, मतलब प्रत्येक किससे मिलकर बना होता है? प्रति प्लस एक, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रति जो है उपसर्ग होगा। और अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? किसके अंग होते हैं? ये वाक्य के भाग होते हैं। कौन? उद्देश्य और विधेय। अगर पूछा जाए वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाक्य के प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ, मतलब मिश्रित वाक्य। और अगला क्वेश्चन है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? इसमें क्या है? तुलनात्मक है। नीला है अंबर, नीला है जो अंबर, इसका मतलब क्या है? कर्मधारय समास। इसमें क्या है? तुलना की जा रही है। और अगला मतलब क्वेश्चन है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किसमें? बहुब्री समास में। इसमें फ्रेंड्स कोई जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ऐसा कौन सा होता है? द्वंद्व समास जो होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास में आप लोग याद रखना, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा विशेष समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। इसके विशेषण और विशेष के योग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखना। अगर फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्वेश्चन नंबर 72 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक समास नहीं है। बाद बाकी अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास होते हैं, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, बचपन कौन सा शब्द है? बचपन क्या है? एक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन है कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद। और अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, उसमें कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के सम भारत हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा है? अन्वय अलंकार है। और अगला क्वेश्चन है कि वीर या आला किस प्रकार का छंद है? किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद है। और अगला क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख? ऋग्वेद में मिलता है, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की, किस भाषा की? बहुरूपी भाषा परिवार की है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली कौन सी है? हिंदी। मतलब सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी जो है सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सभी आती हैं, लेकिन तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और अगला क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है? निर्वेद जो होता है शांत रस का स्थायी भाव होता है। और अगला क्वेश्चन है कि शोक किस प्रकार का स्थायी भाव है? किस प्रकार का स्थायी भाव है? शोक जो होता है करुण रस का स्थायी भाव है। मतलब शोक किस रस का स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति रस। और अगला क्वेश्चन है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय किस में होता है? अद्भुत रस में विस्मय होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का होता है उत्साह। और अगला क्वेश्चन है कि अनुभवों के
कितने भेद होते हैं, मतलब अनुभावों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं किसके, अनुभावों के। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, मतलब 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, आप लोग याद रखना है, भेद होते हैं 6। ये तो रिपीट हो चुका है, एक बार पहले भी बताया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, लांछन जो होता है विशेषण शब्द नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष से बताते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा, जो भय है विशेषण नहीं, बाद में भयभीत, निर्भीक और भीरु सभी विशेषण है, लेकिन भय जो है विशेषण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। और अगला क्वेश्चन है कि गुणवाचक विधेय, गुणवाचक विश्लेषण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं किसके, गुणवाचक विशेषण के। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा, दूना जो है गुणवाचक विशेषण नहीं, बाद बाकी भला, ताज़ा और नुकीला जो है गुणवाचक विशेषण हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, कितने, 16 वर्गों का उल्लेख किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इससे मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा और आप लोगों के इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।